सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगे सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। और इसके पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने कंप्लीट किया है एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं इसके पार्ट 23 में, और वो है फ्रियोन्स, जिसको शॉर्ट में CFC भी कहते हैं। CFC का फुल फॉर्म है पॉली क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स। ये CFC का फुल फॉर्म है। फ्रियोन्स या CFC पॉली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखिए नाम से लग रहा है कि कार्बन के ऊपर क्या क्या कौन कौन से परमाणु जुड़े हुए हैं। Cl और F मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन है वो इस पर जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसका निर्माण कैसे करते हैं। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, उनका निर्माण CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से कर सकते हैं, हेक्साक्लोरोइथेन से कर सकते हैं। तो देखिए किससे करेंगे, फ्रॉम CCl4 एंड C2Cl6, टेट्राक्लोरोमीथेन, हेक्साक्लोरोइथेन, इससे अपन CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करेंगे, SbCl5 की उपस्थिति में इनकी अभिक्रिया HF के साथ करवाते हैं तो CFC का निर्माण होता है, फ्रियोन्स का निर्माण होता है। देखिएगा जैसे CCl4 ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया मैंने कराई HF के साथ, किसकी उपस्थिति में, SbCl5 की उपस्थिति में। पेंटाक्लोरो स्टेबिनेट इसको अपन कह सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड से देखिए क्या होगा, CCl3F प्लस HCl निकल गया। एक Cl है वो एक फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ये है फ्रियोन 11 या 11 इसको आप कह सकते हैं, फ्रियोन 11। नेक्स्ट देखिए CCl3F की क्रिया फिर आप अगर HF से करवाते हैं SbCl5 की उपस्थिति में तो बनता है CCl2F2HCl। एक और क्लोरीन है वो फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, ये है फ्रियोन 12, फ्रियोन 12। और एग्जाम्पल देखिएगा जैसे C2Cl6 की क्रिया अगर आप HF से करवाते हैं SbCl5 की उपस्थिति में तो C2Cl4F2 प्लस 2HCl। क्या किया गया इस अभिक्रिया में, ये जो हेक्साक्लोरोइथेन है इसमें से दो क्लोरीन परमाणु दो फ्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो गए। देखिए 2 HCl निकल गया कि नहीं, यहाँ से 2F तो इधर जुड़ गए, यहाँ से Cl H के साथ जुड़कर 2 HCl के रूप में निकल गए। ये है फ्रियोन 112। तो इस तरह से आप टेट्राक्लोरोमीथेन हेक्साक्लोरोइथेन की क्रिया HF से करवा दें और किसकी उपस्थिति में, SbCl5 की उपस्थिति में, तो फ्रियोन्स का निर्माण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का निर्माण होता है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये नाम कैसे लिखे गए, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 112, 112। तो देखिए नामकरण की इसमें एक विशेष विधि है। जो फ्रियोन्स का नामकरण है वो बहुत कंपटीशंस में पूछा भी जाता है। तो देखिए अपन यहाँ सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स।
फ्रियोन्स का नामकरण। तो फ्रियोन्स का जो नामकरण है वो देखिए, फ्रियोन एक्स वाई जेड के रूप में लिखा जाता है। अब आप सोचेंगे ये एक्स वाई जेड क्या है? ये एक्स वाई जेड ये अंक हैं, देखिए ये जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है ना वो एक्स वाई जेड है। एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, इनकी जगह कौन सी संख्या काम में लेंगे? तो देखिए एक्स है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1। जिस अणु का आप नाम लिखना चाहते हैं उसमें कार्बनों की संख्या देख लो कितनी है, उन कार्बनों की संख्या में से एक घटा दो, वो मान कहाँ रखना आपको? एक्स की जगह रखना है। वाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1। वाई क्या है? वाई है जितने हाइड्रोजन एटम हैं किसी अणु में जिसका आप नाम लिख रहे हैं, उन हाइड्रोजनों की संख्या में एक जोड़ दो, ठीक है। और जेड क्या है? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। जेड है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, की अणु में फ्लोरीन के कितने एटम हैं उनकी संख्या आप जेड के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 3 प्रकार के परमाणुओं की संख्या आपको अणु में देखनी है। कार्बन की संख्या, दूसरा हाइड्रोजनों की संख्या, तीसरा फ्लोरीन एटम्स की संख्या। इनकी संख्याओं के आधार पर आप इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मतलब फ्रियोन्स के नाम लिख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लें, जैसे CCl3F, CCl2F2, C2Cl4F2, C2Cl3F3, C2Cl2F4। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के आपके सामने। अब इनका नाम लिखेंगे, तो नाम के लिए आपको एक्स, वाई और जेड और फिर अपन नाम लिख देंगे इसका। आपको 3 संख्याओं का पता होना चाहिए, एक्स, वाई और जेड। एक्स क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1। तो एक एक का अपन नाम लिखेंगे। कार्बन के एटम कितने हैं इस अणु में? 1। तो 1 में से 1 घटाया, क्या बचा? 0। एक्स 0 हो गया। फिर वाई पे चलिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1। हाइड्रोजन एटम है क्या इसमें? नहीं है, उसमें 0 है और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आ गया 1, ठीक है। जेड क्या है? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन एटम कितने हैं इसमें? 1। तो ये नाम हो गया इसका फ्रियोन 11, क्योंकि x का मान तो 0 है ना, तो 011 लिख दो चाहे 11 लिख दो, दोनों ही सही है। अब देखिए यहाँ चलते हैं। x क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, तो कार्बन एटम 1 है, -1 मतलब 0 हो गया। दूसरा y नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1, हाइड्रोजन एटम है ही नहीं इसमें तो +1। और तीसरा है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, ये हो गया 2, तो इसका नाम है फ्रियोन 12, फ्रियोन 12। अब देखिए इस पे चलते हैं। C2Cl4F2 में x क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1। अब के कार्बन एटम्स की संख्या इसमें 2 है, तो 2 में से 1 घटाया तो बच गया 1। दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, उसमें 0 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो आ गया 1। अब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स है इसमें 2, ठीक है, तो ये हो गया फ्रियोन 112, ठीक है। अब इसका देखिए C2Cl3F3, x क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, तो 2 में से 1 घटाया 1। दूसरा है y, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1, हाइड्रोजन एटम 0 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1। और तीसरा है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, मतलब 3 आ गया, इसमें 3 है ना फ्लोरीन, तो ये हो गया फ्रियोन 113। अब देखिए नेक्स्ट C2Cl2F4, x क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, 2 कार्बन है तो उसमें से 1 कम किया तो 1 बच गया। y है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1, हाइड्रोजन एटम है ही नहीं तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। और फिर है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, तो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स है इसमें 4, तो ये हो गया फ्रियोन 114।
बहुत आसान है। आप फ्रीऑन XYZ लिखेंगे, XYZ आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से समझ लें, फिर आप किसी भी फ्रीऑन का नाम इजीली लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेथड्स ऑफ सिंथेसिस एंड नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब देखिए, देखते हैं इसके गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज, तो देखिए ये रंगहीन होते हैं, वाष्पशील होते हैं और द्रव होते हैं। रंगहीन, वाष्पशील, द्रव होते हैं। अत्यधिक स्थायी होते हैं, ये स्थायी है मतलब बहुत कम क्रियाशील है। आसानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। यहाँ तक भी उच्च ताप और उच्च दाब पर भी ये स्थायी होते हैं। अगर आप तापमान बढ़ा देते हैं, दाब बढ़ा देते हैं, तो भी ये आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। इसी गुण के कारण ये लंबे समय तक बने रहते हैं, अपने वातावरण में स्टोर होते चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी यूजेज क्या है। यूजेज हैं, सबसे पहला तो इनका जो गुण है ना, अक्रियशीलता। तो ये अक्रिय विलायक के रूप में, इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में काम में लिए जाते हैं, अक्रिय विलायक के रूप में काम प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा, रेफ्रिजरेटर, एसी, एयर कंडीशनर में ये शीतलक के रूप में काम आते हैं। ये इनका जो उपयोग है ना, ये वाला, ये उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर, एसी में ये शीतलक के रूप में, कूलेंट्स के रूप में ये काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका यूज हो गए और प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखिए अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे इसका, फ्रियोन्स का इम्पैक्ट ऑफ फ्रियोन्स मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑन एनवायरनमेंट। अपने वातावरण पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि ये अपनी प्रकृति से संबंधित है, अपने और अन्य जीव जंतुओं के जीवन से संबंधित चीज़ है। तो इसके बारे में जानना अत्यधिक आवश्यक है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अगर अत्यधिक उपयोग कर लिया जाए तो अपनी प्रकृति पर, अपने वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा, इम्पैक्ट्स ऑफ CFC और फ्रियोन्स ऑन एनवायरनमेंट। वातावरण पर CFC या फ्रियोन्स का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिएगा, अपन पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। वायुमंडल की कई परतें हैं। समताप मंडल है, जिसमें अपन समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत होती है क्या नहीं। तो देखिएगा, अपनी जो ये पृथ्वी, मान लेते ये पृथ्वी है और मैं यूं ही बना रहा हूं, ये मैंने एक परत बनाई। ये परत क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है, ओजोन है। ओजोन का 90% भाग है वो समताप मंडल में होता है। ओजोन समताप मंडल में पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, ब्लैंकेट के रूप में लिपटी हुई है ये परत पृथ्वी के चारों तरफ। यह है अर्थ। ये जो ओजोन की परत है, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को सूर्य से प्राप्त पैराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। मतलब ये ओजोन परत
जो सूरज है, सूरज देवता, उससे जो पैराबैंगनी विकिरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको यहीं पर ये रोक लेती है ओजोन परत। अगर मान लो ये पैराबैंगनी विकिरणें सीधे ही पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो उसका इंपैक्ट देखिए क्या है। अल्ट्रावायलेट रेज का एडवर्स इफेक्ट, स्किन डिजीज, चमड़ी की बीमारियां, स्किन कैंसर वगैरह होने लग जाएंगे। कैटेरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, आंखों को नुकसान पहुंचता है। प्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स है मतलब जो हरे जीव जंतु हैं, हरे जैसे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो नष्ट होने लग जाएंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु बीमार होने लग जाएंगे, या फिर अपन मोटे मोटे तौर पे कहें पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा अगर सूर्य से प्राप्त होने वाली पैराबैंगनी विकिरणें सारी की सारी पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। तो ये जो ओजोन परत है, ये सूर्य से प्राप्त होने वाली इन हानिकारक पैराबैंगनी विकिरणों को वहीं पर रोक लेती है। तो अपने लिए सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्टिव लेयर है ये ओजोन परत, है ना। ये अपन छोटी क्लास है उसमें भी पढ़ते आए हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो ओजोन परत है ये अपने लिए बहुत ही एसेंशियल है। अब देखिए अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं इंपैक्ट ऑफ सीएफसी और फ्रियोन्स ऑन एनवायरनमेंट। वातावरण में सीएफसी और फ्रियोन्स का क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो फ्रियोन है ये कम क्रियाशील होने के कारण समताप मंडल तक पहुंच जाती है, और समताप मंडल में पैराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट विकिरणों की उपस्थिति में इस तरह से विघटित होती है। मतलब ये नवजात क्लोरीन उत्पन्न कर देती है। यहां पर देखिए ये क्लोरीन है, ये कार्बन से हट गया, किसकी उपस्थिति में, पैराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में, नवजात क्लोरीन। ये नवजात क्लोरीन बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है और ये ओजोन से क्रिया करती है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये वाला जो भाग है ना, ये जब हमने आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था तो उसमें आया था कि क्लोरीन मुक्त मूलक जब ओजोन से क्रिया करता है तो जो सबसे पहले बनने वाला यौगिक है वो क्या है, ClO मुक्त मूलक। और उसमें ऑप्शन अलग अलग थे, ClO2, ClO3, ClO मुक्त मूलक। तो उत्तर सही है उसका ClO मुक्त मूलक, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक फिर ओजोन से क्रिया करता है और क्लोरीन मुक्त मूलक मिल गया और 2O2 वापस मिल गया ना अपने को क्लोरीन मुक्त मूलक। तो देखिए क्लोरीन मुक्त मूलक ने ओजोन से क्रिया करी, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण हुआ, ये मुक्त मूलक है, ऑक्सीजन निकल गया। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक फिर ओजोन से क्रिया करता है, फिर क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया। ये क्लोरीन मुक्त मूलक फिर किसी ओजोन से क्रिया करेगा। इस तरह से एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है, ये चलती रहती है चलती रहती है, इतनी चलती रहती है कि एक क्लोरीन मुक्त मूलक लगभग 1,00,000 ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकती है। 1,00,000 ओजोन अणुओं को, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गई। और पूरे साल में संपूर्ण विश्व में हजारों टन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उत्सर्जित की जाती है। तो आप समझ सकते हैं ओजोन परत को कितनी हानि पहुंच रही है। और जिस दिन ये ओजोन परत नष्ट हो गई उस दिन पृथ्वी पर से जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण विश्व में
इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब फ्रेयॉन्स के उपयोग पर धीरे धीरे बैन लगते जा रहे हैं, इसके उपयोग में कमी करते जा रहे हैं। और लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी जीके का क्वेश्चन भी है और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनके नामकरण, उनके गुण, उनका वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए अपने को, ज़्यादा उपयोग करेंगे तो अपने लिए हानिकारक है, अपना पृथ्वी को नष्ट कर बैठेंगे। ये मानव ही दुश्मन बना हुआ है पृथ्वी का। तो ये था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब नेक्स्ट देखिए जो विज्ञान का जितना ज़्यादा विकास हुआ है, इससे मानव की उन्नति तो हुई है और बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठे हैं अपन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डीडीटी। नाम सुना होगा आपने। डीडीटी का पूरा नाम पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये डीडीटी के नाम से अपन इसको पहचानते हैं। अब डीडीटी है, इसका संश्लेषण कैसे करते हैं, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में देखिएगा, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। इसके 2 अणु ले रहा हूं मैं। क्लोरोबेंजीन के ये 2 अणु लिए, प्लस ये क्या चीज है, ये है CCl3CHO। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लोरेल है और ये है क्लोरोबेंजीन। इनकी अभिक्रिया अगर आप सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, इनको अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्लोरोबेंजीन के जो पैरा स्थिति पे हाइड्रोजन है, 2 अणु लिए मैंने, 2 अणुओं के पैरा स्थिति पे 2 हाइड्रोजन हो गए, और क्लोरेल का ये वाला जो ऑक्सीजन है ये H2O के रूप में निकल जाएगा, -H2O। तो इस कार्बन पे देखिए जो डबल बॉन्ड था, ये कार्बन एक बॉन्ड के द्वारा इस क्लोरोबेंजीन की पैरा स्थिति पे जुड़ जाएगा और दूसरा बॉन्ड दूसरे अणु की पैरा स्थिति पे जुड़ जाएगा। तो देखिए मैं इसको इस तरह से बना सकता हूं, Cl Cl, 2 अणु लिए थे, दोनों की पैरा स्थिति से ये कार्बन जुड़ गया, ये वाला कार्बन, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड O हटा के नहीं, और इस पर एक H है ही, ये हाइड्रोजन है ही, और ये हो गया C, और इस पे जुड़े हुए हैं 3 क्लोरीन। ठीक है, ये है DDT। तो देखिए नाम देखिए वापस इसका, पैराडैश डाइक्लोरो। तो देखिए ये जो बेंजीन वाले है, इनकी पैरा स्थिति पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। अब इस बेंजीन की पैरा स्थिति को पैरा मान ले तो दूसरे वाले की होगी पैराडैश, तो पैराडैश डाइक्लोरो। फिर दोनों आते हैं 2 फेनिल समूह, डाइफेनिल, ठीक है, और ट्राइक्लोरो इथेन, 1 2 3 Cl जुड़े हुए हैं और इथेन हो गया, मतलब 2 कार्बन की ये श्रृंखला है, ये 2 कार्बन की श्रृंखला है। तो इस 2 कार्बन की श्रृंखला पे पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ये DDT हो गया। तो इस तरह से ये DDT का निर्माण किया जाता है। अब DDT का जो यूज है, यूजेज ऑफ DDT,
तो इसका उपयोग किया जाता है इंसेक्टिसाइड के रूप में, कीटनाशी के रूप में। मतलब जो मच्छर हैं, खटमल हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो बारिश के सीजन में या फिर जब थोड़ी सी सर्दी शुरू होती है, फसल जब पक जाती है, उसको काट लेते हैं, तो ये मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनको नष्ट करने के लिए डीडीटी का छिड़काव करते थे पहले। आजकल तो डीडीटी का छिड़काव नहीं करते, क्यों नहीं करते अपन देखेंगे आगे। तो डीडीटी छोटे जो कीट पतंग वगैरह हैं उनको नष्ट करने के लिए, हम जब पहले छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब घरों में ये डीडीटी का छिड़काव करने के लिए लोग आते थे, मशीन लेके आते थे सफ़ेद रंग की, और ये डीडीटी छिड़क के जाते थे। सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, ये ठोस होता है, तो ये इसका यूज हो गया डीडीटी का। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बीएससी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको अपन कहते हैं बीएससी। वो भी एक इंसेक्टिसाइड ही है, बीएससी इसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके कई नाम और हैं, देखिए क्या क्या नाम है। इसे कहते हैं गैमेक्सेन, इसे कहते हैं लिंडेन, और इसे कहते हैं 666। तो बीएससी बोल दो, चाहे गैमेक्सेन बोल दो, चाहे लिंडेन बोल दो, चाहे 666 बोल दो, एक ही बात है। एक ही यौगिक के 4 नाम हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखिए सिंथेसिस कैसे बनाएंगे इसको। ये है बेंजीन, और इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ पैराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में। जो बेंजीन वलय है उसका क्लोरीनेशन हो जाता है। बेंजीन वलय में प्रत्येक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है ही, और एक एक Cl भी जुड़ जाता है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, C6 6 कार्बन है, S6 6 हाइड्रोजन है, और Cl6 6 ही इसमें क्लोरीन है। तो पैराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में बेंजीन का क्लोरीनेशन करा के BHC का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए बाकी नाम तो इसके देखिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन के साथ 6 Cl जुड़ गए तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। 666 क्यों बोले, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के परमाणु हैं, तीनों की संख्या ही 6 6 6 है, इसलिए इसको 666 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। IUPAC नाम क्या है इसका, IUPAC नाम है इसका 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इसका IUPAC नाम है। ठीक है, अब इसके कई समावयवी पाए जाते हैं BSC के, समावयवी आइसोमर्स पाए जाते हैं। यह समावयवी है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, थीटा एटसेट्रा। कई प्रकार के ये समावयवी हैं इसके BSC के समावयवी। इनमें से जो इसका गामा BSC है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव। ये भी बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि BSC का कौन सा समावयवी सबसे ज्यादा प्रभावी है। गामा BSC। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गामा BSC का जो आकार है वो काफी छोटा होता है, तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये कोशिकाओं के बीच में से पहुंच जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यूजेज क्या है BSC के, वही इंसेक्टिसाइड के रूप में। ये इंसेक्टिसाइड कीटनाशी के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो ये DDT और BSC दोनों ही कीटनाशी के रूप में काम में लिए जा रहे हैं। अब देखिए इंपैक्ट ऑफ DDT and BSC on environment।
डीडीटी और बीएससी दोनों ही बहुत ज़्यादा स्थायी यौगिक हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, अजैव निम्नीकृत हैं, मतलब इनका विघटन नहीं होता है। तो जब अपन इनका छिड़काव करते हैं, घरों में करो चाहे खेतों में करो, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, मृदा में, सॉइल में इकट्ठा होते चले जाते हैं और वाष्पीकृत होकर वातावरण में भी गए तो बारिश के द्वारा वापस आ जाते हैं जमीन पर। अब ये खत्म तो होते नहीं है, धीरे धीरे मिट्टी में इकट्ठा होते चले जाते हैं और वहाँ से ये पेड़ पौधों की जड़ों से होते हुए उनके विभिन्न भागों में पहुँच जाते हैं और अपनी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब अपन जो भी खाते हैं, सब्जियां वगैरह, फल वगैरह खाते हैं, वहाँ से जंतुओं के शरीर में पहुँच जाते हैं, अंडे है, दूध है, सब में ये पहुँच जाते हैं और वहाँ से होते हुए अपने शरीर में पहुँच जाते हैं, मतलब एक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इससे क्या होता है, अपना जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसमें प्रभाव है सोइल पॉल्यूशन। धीरे धीरे ये मिट्टी में इकट्ठा होते रहते हैं, विघटन इनका होता नहीं है, तो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती चली जाती है, तो इसमें खेतों में पैदावार भी कम हो जाती है। वहाँ से बहकर ये नदियों में या तालाबों में पहुँच जाते हैं, तो वाटर पोल्यूशन भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वहाँ पर ये जलीय जीव जंतुओं के लिए बड़े हानिकारक होते हैं, वो नष्ट होते चले जाते हैं। तो ये है बैड इम्पैक्ट ऑफ डीडीटी एंड बीएससी ऑन एनवायरनमेंट। इसीलिए आजकल आप देखते हैं कि घरों में डीडीटी का छिड़काव नहीं किया जाता है, बहुत पहले किया जाता था, आजकल इसके छिड़काव पर बैन कर दिया गया है। तो ये है डीडीटी एंड बीएससी। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर का नाम क्या है, एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स, कंप्लीट हो गया चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो विभिन्न कंपटीशंस में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर के 23 वीडियो हो गए और एक वीडियो हो जाएगा इसके प्रॉब्लम्स का, 24 वीडियोस। क्रम से देखिएगा इनको, एक से लेके लास्ट तक आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।